Hello everyone, welcome to Major HSKLC's Balnoy Academy. Myself Reshma, I am chemistry faculty here. तो today we will discuss a very important और बहुत ही ज़्यादा आपके upcoming एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं, 30 क्वेश्चन सेट। तो इस क्वेश्चंस में हम लोग जानेंगे कि जो टॉपिक हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में जो बार बार आने वाले टॉपिक्स होते हैं, देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो आप लोगों ने देखा होगा आपके सिलेबस में होते हैं, दैट द रिकरिंग टॉपिक्स, लाइक बार बार उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक ही टॉपिक है और उसी के सेवरल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वही वैसे ही अच्छे क्वेश्चन का सेट आज हम लोग लेकर आए। तो ये जो क्वेश्चन का टेस्ट है, लेट डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं, सबसे पहले ये रहा आपका टेस्ट पेपर। लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट रीड करते हैं एक बार, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। लुक एट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? What happens when the solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? Okay, now what is the conclusion here? What we said basically, it is the reaction between acid and base. कहाँ पढ़ी हमने ये रिएक्शन? ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, राइट? इसका प्रोडक्ट क्या होता है? इसका प्रोडक्ट होता है सॉल्ट, राइट? और सॉल्ट के साथ बनता है वाटर। This reaction is known as neutralization reaction. That's it. That means ये अभी हमने क्वेश्चन को रीड करा, इवन अभी हम ऑप्शंस में भी नहीं गए, द इंफॉर्मेशन जो भी हमने उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ी वो हमारे ब्रेन में रिकॉल हो गई, राइट? अब हम लोग ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। लुक एट दिस ऑप्शंस। ये आपके जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे वाइस वर्सा स्टेटमेंट होता ही होता है, और ये आपके लिए इजी भी है। इजी किस लिए? कि भाई या तो टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा या डिक्रीजेस होगा, वी हैव टू चूज वन ऑप्शन, राइट? याद रखना, जब भी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इसमें हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब होता है ये सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो भी टेम्परेचर होगा रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। दैट्स मीन डी वाला डिक्रीजेस वाला एलिमिनेट हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन सेम, मतलब तीनों ही देखो, ऑफ कोर्स भाई, या इंक्रीज या डिक्रीज या नो चेंज। नो चेंज का तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास एसिड है ना? एसिड के ऑलरेडी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा होगा ना, जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो तो आप एसिड के अंदर वाटर नहीं डालते, है ना? वाटर के अंदर एसिड डालते हैं। रीजन यही होता है कि वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो इतनी रैपिड होती है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, बहुत बहुत प्रेशर के साथ निकलती है। मतलब ऐसा बोला जाता है इस हाइड्रोजन गैस के लिए कि अगर ये आपके स्किन के कॉन्टैक्ट में आ गई, आपकी आई के अंदर, आपकी नोज के अंदर चली गई तो आपके सेंस ऑर्गन्स को वीक कर देती है। समटाइम इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि डैमेज भी कर सकती है, ठीक है? ओके, एंड नेक्स्ट इज द सॉल्ट फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स सॉल्ट तो बनेगा ही क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन है। तो अभी हमने यहां से देखा हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब मैं यहां पर आप लोग को बताती हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्रैक कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, बट द वन स्टेटमेंट इज वेरी श्योर कि सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी ही होनी है, राइट? तो मैंने ऑप्शन में देखा कि भाई मेरा फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं यहाँ ऑप्शन में आई और जैसे ही मैं ऑप्शन में आई व्हाट आई ऑब्जर्व कि यार फोर्थ तो है ही मेरे एक ही ऑप्शन में, तो हो गया ना मेरे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट। दैट्स मीन ये जो टर्म जिसमें मैं कंफ्यूज थी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे नहीं पता, बट अब मुझे इसका पता चल गया, ठीक है? चलिए, तो मेरे पास जो आंसर मिल गया वो मुझे मिल चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। डन है? चलो लेट्स मूव, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है 3 एलिमेंट्स की, एक्स वाई जेड, मतलब एलिमेंट है, बताया नहीं आपको मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड्स है। अब उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है? ये रही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब यू हैव टू चूज ये मेटल है, नॉन मेटल है या क्या। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल है? मेटल, सोचो सोचो, आपकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज से तो यू कैन नॉट कैलकुलेट, मतलब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और बहुत बेसिक सी केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ ना बेसिक, कि 9th क्लास में सबसे पहले बताई गई थी। जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्यों होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव? क्योंकि जब भी किसी साथ कंबाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक? ओके, अब मैंने यहाँ पर x की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखी, दैट इज 28। 28 स्टैंड फॉर, यार इसकी तो वैलेंसी 0 है, ये तो स्टेबल है। स्टेबल क्या हो गया आपका? नोबल एलिमेंट हो गया, ठीक है?
मतलब x तो निकाल दो, दिस इज अ नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट इज नॉट इन एन ऑप्शन, छोड़ देते हैं, है ना। ओके, छोड़ना मतलब डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। y वाले पर आते हैं, y वाले की वैलेंसी है -1, मतलब कि ये वैलेंसी ना प्लस होगी, डोनेट करता है तो प्लस होता है, ये माइनस का मतलब है इसने बोरो किया किसी से, है ना, इसको 1 की जरूरत है। जेड के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -1, इसकी हो गई नो वैलेंसी, लगा दिया मैंने वैलेंसी साइन। अब मैं देखूंगी कि यहाँ पर नो वैलेंसी यानी कि नोबल मेटल तो ऑप्शन में ही नहीं है, हटा देते हैं। अब Y जो है वो आपका नॉन मेटल है and Z is a metal. Let's see, Z is a metal. Z is a metal is in a one option. That's mean D should be a correct. समझ में आया। आप देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सेट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए यानी रिकॉलिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी कोर्स का, अगर आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और अभी आप ना रिवीजन करने के लिए बैठे हो, तो ऐसे टेस्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले। क्यों रहने वाले बेनिफिशियल? कि आपने ये टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करी। आई एम नॉट सेइंग कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, व्हाट आई एम सेइंग कि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, आप देख रहे हैं मैं एक एक की एक्सप्लेनेशन आपको दिए जा रही हूँ, आपको समझ में आता है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या मैं यहां पर कंफ्यूज हूं, राइट। दैट्स मीन अब मुझे ये टॉपिक वापस से रिकॉल करना पड़ेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। जब भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कर रहे होते हैं, जब आपका एंटायर सिलेबस डन हो चुका होता है, तब हमें चेक करना कि मैं किस टॉपिक में कहीं ना कहीं स्टक होता हूं, तो वो आप लोग खुद पहचान पाएंगे कि आप किस टॉपिक पे कहां स्टक हो रहे हैं, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोप मॉलिक्यूल्स हैज। सबसे पहले सोप क्या होता है? तो जब आप सोप के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली सोप के अंदर 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है सोडियम या पोटेशियम, दिस इज पॉजिटिव आयन, दैट्स मीन ये एक सॉल्ट होता है, और उसके साथ में होते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोकार्बन की नेगेटिव यानी कि एक लॉन्ग चेन हो गई, ठीक है। अभी हमें ये सारी चीजें पता चल गई। अब क्या होता है जब ये दोनों वाटर के साथ में मिलते हैं तो ये 2 तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो 2 तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, फिलिक स्टैंड फॉर जो पानी में घुल रही है इम्प्योरिटी, और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रही। इन सब के स्ट्रक्चर का मिलकर एक मिसल फॉर्मेशन बनती है, और जो मिसल होता है उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है। इस तरह से स्टैंड फॉर अपर में एरो साइन होता है, और ये जो इसका बेस होता है, टेल होता है, वो टुवर्ड सेंटर होता है। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, नॉट इन दिस क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है? तो बेसिकली लाइटनिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन की होती है। तो जब भी इसमें चार्ज के बारे में बात करेगा तो याद रखना नेगेटिव चार्ज कभी भी सरफेस पे फ्लो नहीं करता, नेगेटिव हमेशा इनसाइड में होगा, राइट। अब मैं यहां पर भी सेम चीज बोल रही हूं कि अगर ये मिसल का एरो है, मिसल की फॉर्मेशन है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड सेंटर होगा। पॉजिटिव क्या था? आपके सॉल्ट वाला था, है ना, और नेगेटिव वाला क्या था? ये हाइड्रोकार्बन वाला था। ये जो सॉल्ट वाली थी ये क्या थी? हाइड्रोफोबिक, है ना, मतलब सॉरी हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोजन मतलब वाटर के अंदर घुलने वाली इंप्योरिटी। तो इसका मतलब अपर में फिलिक है और फोबिक कहाँ आ गई? टुवर्ड द सेंटर। अब हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। मेरे पास आंसर मिल चुका है, लेकिन कभी भी ऐसी मिस्टेक मत करना कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लग गया और आपने नेक्स्ट 3 को नहीं देखा। क्योंकि क्या होता है ना, साइंस में मोस्टली ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक से ज्यादा हमारे ऑप्शंस करेक्ट लग जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम प्रोबेबिलिटी टर्म में देखेंगे ना कि ऑलवेज कौन सा होगा या सिचुएशंस के टर्म पर कौन सा होगा। तो मैं नेक्स्ट में भी देखूंगी, नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा, इसलिए मैं कट कर दूंगी। दिस इज दोनों ही हाइड्रोफोबिक, दोनों ही हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब मेरे पास जो ए आंसर मैंने चूज किया था वो करेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखिए इंफॉर्मेशन की 7 चीजों को समझेंगे ना। अभी क्वेश्चन तो बहुत इजी था, हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे, बट हमने क्या करा? सोप की डिटेल कर ली। उससे मुझे बेनिफिट हुआ? बिल्कुल हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि मेरा जो पढ़ा हुआ था वो मुझे सारा रिकॉल हो गया और मुझे पता लग गया अरे ये तो मुझे आया ही नहीं, ये तो मुझे वापस से पढ़ना होगा, है ना, कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या कहता है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ये तो बात समझते ही होगे ना, फर्मेंटेशन क्या होता है? बेसिकली फर्मेंटेशन वर्ड का मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन कोई भी ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होना, है ना। ये तो हमारे अंदर भी होती है, प्रोसेस होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। क्या होता है जब हम लोग रनिंग कर रहे होते हैं तो रनिंग करते हुए जैसे फटिकनेस, आपको टायर्डनेस फील होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लेग्स पार्ट में ही पेन होता है ना,
मतलब लेग से स्टार्ट होता है, आई एम नॉट सेइंग ओनली लेग पर होता है, लेग में ही क्यों हुआ सबसे पहले? अब ये मत सोच लेना कि लेग से इसलिए हुआ क्योंकि आप रनिंग कर रहे थे टुवर्ड द लेग, अरे आपके एंटायर बॉडी का मूवमेंट हो रहा था। लेग में इसलिए पेन हुआ क्योंकि जो आपके पास बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन थी वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ने यूज कर ली, लोअर में नहीं गई। मतलब कि आपके लोअर में जो ग्लूकोज पार्टिकल था वो विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन हो गया, है ना। मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई? एनारोबिक। द सेम टर्म इज फॉर अ फर्मेंटेशन। आप ग्रेप्स को रखते हैं, सड़ाते हैं, सड़ाने का मतलब ये ना उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वो खराब होना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बना? यहां पर बना अल्कोहल। आपकी बॉडी के अंदर क्या बना? लैक्टिक एसिड, राइट। और आपकी बॉडी में तो वैसे यूरिक एसिड भी बनता है ना। यूरिक एसिड कहाँ बनता है? जब जॉइंट्स में पेन हो जाता है, जिनको ऑर्थराइटिस प्रॉब्लम होती है उनको हो जाता है। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हो गया, यानी ग्रेप्स से आपका क्या बन गया? एथाइल अल्कोहल, जनरली बेवरेज में जो यूज करते हैं अल्कोहल। ओके, कुक्ड फूड, इसको बताने की जरूरत नहीं, तो सभी जानते हैं ना। डाइजेशन ऑफ फूड, बेसिकली आपने जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया उसको स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में डिवाइड होना, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। रेस्पिरेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन में भी यही होता है। आपने एटमॉस्फेयर से एयर ली, आई एम नॉट सेइंग चुराई, है ना, आपने एयर ली, एयर लेके क्या करा? आपके लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो आपने मिक्स करी, या आपके जो आपकी बाहर से एयर ली है उसमें से ऑक्सीजन चुरा के लंग्स में स्टोर करी, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड डाली और बाहर निकाली। एक्चुअली यही होती है ना आपकी रेस्पिरेशन की दो फेज है, एक ब्रीथिंग है और एक क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो अभी ये टर्म समझ गए। अभी इवन अगेन आई एम सेइंग, जैसे मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि मैंने ना पहले ऑप्शन की डिटेल ले ली, अभी मुझे डिटेल लेने में कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 1 मिनट, वो तो मैं डिस्कस कर रही हूँ, बट अगर यही चीज मेरे ब्रेन में चल रही होती तो लेस देन 1 मिनट का टाइम लग रहा होता ना, सारी चीजें फ्रेम हो गई। अब मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी कि ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखूंगी क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज, दैट्स मीन द न्यू कंपोजिशन फॉर्म। तो ग्रेप्स जब फर्मेंटेशन हुआ तो इथाइल अल्कोहल बना। क्या ये इथाइल अल्कोहल पहले थी? नहीं थी, दैट्स मीन ये केमिकल चेंज है। वी सेड यस, ये केमिकल चेंज है। कुक्ड फूड, ये फूड की जो कंपोजिशन है ये पहले नहीं थी, कुकिंग होने के बाद फॉर्म्ड हुई है, दैट्स मीन दिस इज आल्सो अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, कंपोजिशन चेंज हुई है, पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड हो चुका है, तो जब भी कंपोजिशन चेंज होगी इट इज कंसीडरेबल एज योर केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन, एयर, उसमें से ऑक्सीजन का हटना, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड होना, इसका मतलब क्या हुआ? कंपोजिशन चेंज होने। कंपोजिशन चेंज है तो रेस्पिरेशन है ही, इसका मतलब इसका आंसर आ गया आपका 1 2 3 4, 4 भी है ना, हाँ 1 2 3 4, यानी चारों के चारों ऑप्शन हो गए। डन हो गई बात, चलो आगे आ जाते हैं। Where the element of electron configuration 2 8 is located in a modern periodic table. ओके यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसे हम इनर्ट गैस कहते हैं ना, इनर्ट ग्रुप कहते हैं, तो वो जीरो ग्रुप होता है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि वैलेंसी जीरो थी ना, स्टेबल था ये, तो दैट्स व्हाई दिस इज योर 18, है ना, 18 ग्रुप बोलते हैं। 18 ग्रुप जो होता है, 17 इज योर हेलोजन, हेलोजन के बाद वाला जो आपका होता है वो इनर्ट गैसेस का होता है। अच्छा बेसिकली हम लोग इनर्ट गैसेस में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस वो होती है जो किसी के साथ मिक्स नहीं होती, क्योंकि वैलेंसी जीरो आती। बट केमिस्ट्री है, बिना एक्सेप्शंस के कभी नहीं होती है ना। आप बिल्कुल सिंपल रूल्स पढ़े होते आपको इजी लगने लग जाती है केमिस्ट्री, फिर सडन आता है एक्सेप्शंस, है ना, जो आपको कंफ्यूज करता है, अरे यार अभी तो रूल ये था, अब ये कैसे हो गया, है ना, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शंस, और एक्सेप्शंस के लिए हमेशा रेडी रहिए। केमिस्ट्री है, एक्सेप्शंस होगा ही होगा। नोबल में जितने भी आपके ये नोबल मेटल्स होते हैं, नोबल नहीं इनर्ट बोल देते हैं, ठीक है, इनर्ट मेटल जो हो गए, नोबल भी जनरली यही होता है ना, किसी के साथ मिक्स नहीं होते, तो मैं इनर्ट बोलती हूँ, ठीक है। आपके इनर्ट एलिमेंट हो गए, जीरो ग्रुप एलिमेंट हो गए, है ना, हीलियम है, आर्गन है, ये सब है आपके। तो बेसिकली जब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो एक ऐसी इनर्ट गैस है, एक ऐसा इनर्ट एलिमेंट है जिसको हम बोलते ही हैं कि ये स्ट्रेंजर है बाय नेचर। ये स्ट्रेंजर इसलिए कि कोई भी इनर्ट कभी भी किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलती, एंड दिस इज द ओनली इनर्ट एलिमेंट व्हिच इज ऑलवेज फाउंड इन अ कंपाउंड फॉर्म। What is this? This is a xenon, ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज xenon। पर जब भी आप बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े, एक्सेप्शंस को कंसीडर करके रखें, और अगर आपको एक्सेप्शंस याद आते हैं और आपको लगता है मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी रिकॉल करने में, तो प्लीज अपने नोट्स में उसको पेन आउट करते रहिएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन डन हो चुका है। नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Which is the neutral atom in a periodic table has a same number of electrons as potassium or chlorine? ओके, एज यू ऑल कि पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक दे दिए, मतलब 18, ठीक है।
इसके बाद एक क्लोरीन, क्लोरीन के पास 17 थे, उसने एक ले लिया, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब मुझे चेक करना है इनमें से किसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे आर्गन के पास, होते हैं ना आर्गन के पास 18, तो दिस इज 18 राइट। ये हो गया आपका डन, दिस इज अ करेक्ट आंसर। देखो मैं एक बहुत इजी सा आपको बताती हूँ क्या करना है। When आप लर्न मतलब स्टडी अपनी नोट्स कंप्लीट कर चुके हो, स्टडी डन कर चुके हो, सिलेबस कवर कर चुके हो, तो अब रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करने का बेस्ट वे क्या है पीरियोडिक टेबल का, ईच ग्रुप के एलिमेंट्स लिखिए और उसकी एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज लिखते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द नोबल एलिमेंट्स। जब आप नोबल एलिमेंट्स को लिखेंगे, नोबल, इनर्ट और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स को बोलते हैं, तो आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे तो उनके सामने ना उनका एक्सेप्शन प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल यूज लिख लीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल यूज? दैट मीन नो अदर एलिमेंट यूज इन द प्लेस ऑफ दैट, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बल्ब के अंदर कौन सा वाला बल्ब, फिलामेंट वाला बल्ब, उसके अंदर आर्गन ही होती है, हीलियम नहीं हो सकती है ना, उसमें क्या होती है आर्गन। द सेम थिंग हैपेंड विद हाइड्रोजन बलून, हाइड्रोजन बलून में हाइड्रोजन की साथ में हीलियम हो सकती है, यहाँ आर्गन नहीं हो सकती है ना। तो दीज आर द टर्म्स जो आपको समझने पड़ेंगे, और इसको समझने के लिए क्या, दिस लाइक आपको रीजन पता है, आपको एक्सेप्शंस पता है, और जब आप अपने नोट्स में उसको आगे लिख लेंगे तो दिस इज लाइक जब आपका एग्जाम होगा आप जाएंगे तो आपके नोट्स में रिकॉल करने में बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए तो अभी 6 क्वेश्चन तक डन हो चुका है, आगे बढ़ लेते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 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 ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 and look at this 7th question. When a copper oxide react to dilute hydrochloric acid, ठीक है, रिएक्शन ही लिखकर देख लेते हैं। ये रहा कॉपर ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हो गई HCl से, तो क्या बनेगा, दिस इज योर CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और साथ में बनेगा H2O, दैट्स मीन वाटर, राइट। ओके, अब ये कहते हैं सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन, एब्सोल्युटली ब्लू ग्रीन, क्योंकि जो कॉपर होता है उसकी ब्लू फैमिली होती है ना, ब्लू कलर की फैमिली का कलर देता है। द स्टेटमेंट, द रिएक्शन फॉर्म क्यूप्रिस ऑक्साइड, दिस दिख रहा है कॉपर ऑक्साइड, बट कॉपर ऑक्साइड तो कहीं बना ही नहीं, कॉपर ऑक्साइड की तो रिएक्शन कराई गई थी, तो देखिए यहाँ पर तो कॉपर क्लोराइड बन रहा है, मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो चुका है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जब भी आपके ब्लू फैमिली आती है ना तो उसमें कॉपर इन्वॉल्व होता ही होता है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस, लेट्स सी द ऑप्शन जिसमें स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, दिस इज the correct answer, C should be the correct answer, right। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अब मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करा, राइट, और बैलेंस करने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो प्रोडक्ट रिलेटेड था। तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं कि क्या कंपाउंड बन रहा है, राइट, और उसकी कैटलिस्ट कंडीशंस के बारे में भी बात कर लेता है। चलिए 8th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने जब भी रिएक्शन पढ़ी होगी उसमें नाइट्रिक एसिड नहीं आता, मोस्टली HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड बहुत लीस्ट रिएक्टिव टर्म में चला जाता है टुवर्ड हाइड्रोजन, ठीक। तो यस, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका रीजन भी यही है कि ये हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ये क्या होगा, भाई रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और स्टेटमेंट 2 में भी यही कह रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यस, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, फर्स्ट की और 2 की, डन है। चलिए बढ़िया बात। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड are generally brittle and break into a pieces when a pressure is applied. Ionic compounds have a high melting point or boiling point. Electrovalent compounds are generally soluble in a water. Ionic compounds in a solid state do not conduct electricity. It's mean कि सारे क्वेश्चन में, सारे स्टेटमेंट्स में आयनिक बॉन्ड्स हैं। क्या मुझे पता है आयनिक बॉन्ड्स क्या है? तो मैं ना एक एग्जांपल सेट करूंगी, बट एक क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब कंफ्यूज होने वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सी वाले ऑप्शन में आप देखो, मतलब थर्ड स्टेटमेंट में आयनिक की बात करते करते सडन इसका मूड बदला और इसने वर्ड क्या दे दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट। दैट्स मीन यहाँ ट्राई किया गया स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। अब देखना ध्यान से, आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट कंफ्यूज होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट को ही तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं, दैट मीन द सेम थिंग। ओके, अब ये आयंस का है तो मैंने ना एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट कर लिया, दैट इज NaCl व्हिच इज अ कॉमन सॉल्ट, राइट। तो अब इसके बारे में ध्यान से समझना, ये ब्रिटल होता है, ब्रेक इनटू अ पीसेस,
व्हेन अ प्रेशर अप्लाई, वी सेड एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं कॉपर क्लोराइड लूं तो वो इसका हो गया ना, वो भी ऐसे ही होता है, जैसे उसको मारोगे बहुत जल्दी टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, बिखरेगा। तो वी सेड बिल्कुल ठीक है। और आगे बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हाई है। इट इज नॉट सेड हाईएस्ट। अगर ये हाईएस्ट बोलता तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि हाईएस्ट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होता है। ओके, ये जर्नली सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल ठीक बात है। आपने जर्नली एग्जांपल्स भी करे होंगे ना, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इट्स लाइक हेवीली सॉल्युबल, राइट। और जब ये पानी में घुले होते हैं ना, इट्स इन अ डाइल्यूट फॉर्म, सिर्फ तभी तभी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। तो अरे वाह, ये तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, करते हैं बट जब पानी में घुले हुए आयनिक कंपाउंड, यस, सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्शन नहीं करेगा। मतलब ये तो चारों करेक्ट हो गए, चारों करेक्ट तो हमारे पास है ना, बिल्कुल है, डी ऑप्शन है। तो इसमें हमने क्या करा, आयनिक कंपाउंड्स को रिकॉल कर लिया। एक छोटी सी हिंट करती हूँ आपको, जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी होगी कोवैलेंट में, ठीक है, उनकी वाइस वर्सा प्रॉपर्टी क्या होगी, कोवैलेंट में होगी। लुक एट द 10th क्वेश्चन हियर, choose the correct statement about the Dalton atomic theory। चलो, before we start the Sir Dalton atomic theory, first मैं आपको बता दूं, there are the मतलब जो भी सर जॉन डाल्टन थे उनका इन्वॉल्वेशन क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री में, हाँ, सबसे पहले अगर आपसे बोला जाता है तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जॉन डाल्टन, दिस इज द फर्स्ट टर्म, डन। सेकंड, जो एलिमेंट सिंबल्स है ना, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको सबसे पहले बनाया था सर जॉन डाल्टन ने। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी सर जॉन डाल्टन ने बनाए हुए। अभी जो हम सिंबल्स पढ़ रहे हैं वो सर जॉन डाल्टन ने नहीं बनाए। सर जॉन डाल्टन ने जब सिंबल्स बनाए थे तो पता है कैसे बनाए थे, ब्लैंक कर दो, बीच में एक लाइन कर दो, प्लस साइन लगा दो, ठीक है, और ये मर्सिडीज वाला साइन कर दो, ये एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए थे ना, फास्फोरस का। तो ऐसे सिंबल्स बनाए थे। अब ये सिंबल्स लिखने में इजी है, नोट्स करने में बहुत इजी है, बट सोचो कम्युनिकेट करने में कितना मुश्किल है। वो वाला सिंबल पूरा सर्कल, वो वाला सिंबल जिसमें हाफ लाइन हो, दैट इज क्वाइट टफ ना। तो इसलिए फर्स्ट जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी वो तो सर जॉन डाल्टन ने दी, लेकिन उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ गए। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन तो उनकी फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी में भी था। तो याद रखना, सर जॉन डाल्टन के 2 इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वेशन से केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले इन्होंने दिए, एक तो एलिमेंट्स की सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन, हालांकि कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, अब हम जो सिंबल्स पढ़ते हैं वो सर जॉन डाल्टन ने नहीं दिए, बट स्टार्ट उन्होंने ही करा था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी सर जॉन डाल्टन ने दी थी। अच्छा, जब भी कोई थ्योरी होती है ना, तो उसमें सर जॉन, जैसे आप कोई भी थ्योरी पढ़ते हो, कोई भी रूल पढ़ते हो, तो उसमें रूल्स होते हैं, स्टेटमेंट बोलते हो। आपको पता है सर जॉन डाल्टन की थ्योरी में आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स स्टैंड फॉर तथ्य, तथ्य बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। तो तथ्य स्टैंड फॉर जिसको मतलब जुटलाया नहीं जा सकता, जो फिक्स्ड वाले होते हैं। तो सर जॉन डाल्टन के जो पोस्टुलेट, उस टाइम पर जो थ्योरी आई थी उसके पोस्टुलेट्स बोला गया था, हालांकि आज के डेट में वो सारे कॉन्ट्राडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं क्वेश्चन, अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है ना, रिकॉल कर ली सारी चीजें। अब देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन एनी रेशियो। ओके, एनी रेशियो, इट्स लाइक यहाँ पर इन्होंने बताया था रेशियो का, कि जर्नली जो रेशियो होता है दैट्स मस्ट बी इन अ होल नंबर। ओके, नेक्स्ट, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। नो, आइडेंटिकल मास नहीं था, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थी। मैटर कंसिस्ट, फिर तो रिएक्शन ही नहीं होगी ना। ओके, मेटल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या बोला था, मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम है, जिसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्राइन। ब्राइन वर्ड कहाँ सुना आप लोगों ने, ब्राइन वर्ड आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, सॉरी, ब्राइन वर्ड कहाँ सुना, ब्राइन वर्ड जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना मोस्टली, कि जब भी आप अपनी वेजिटेबल्स होती हैं उनको ब्राइन सॉल्यूशन में डालना चाहिए। नॉट ओनली हर एक वेजिटेबल्स को, कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं, जैसे कौन सा बोल सकते हैं, कॉलीफ्लावर्स बोल सकते हैं, कैबेज बोल सकते हैं, है ना। और जो नॉन वेज होता है, जब हम उसको कुक करते हैं उससे पहले भी उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डाला जाता है, ताकि उसका एक्सेस जो फैट है वो निकल जाए। नाउ द ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी काम यूज किया जाता है, एंड इट इज अ वेरी गुड फॉर क्लीनिंग योर स्किन, आपके स्किन को क्लीन करने में भी यूज किया जाता है। ओके, तो ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली क्या है अभी ब्राइन 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 वर्ड है, बट ये है क्या, सिंपल, नमक का पानी, है ना। और नमक क्या है, दिस इज NaCl, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, दिस इज ब्राइन। डन हो गई बात।
सम टाइम इट इज इजी, है ना। ओके अब आगे आते हैं नेक्स्ट पर। ओके कहते हैं आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है, वी सेड बिल्कुल ठीक है, बट ये लस्ट्रस है, एब्सोल्युटली राइट। लस्ट्रस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, लेकिन आयोडीन वो नॉन मेटल है जो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है। वी सेड ये करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट पर देखते हैं, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, बिल्कुल ठीक है। हम तभी तो अपनी बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रोड्स की फॉर्म में ग्रेफाइट यूज करते हैं। लिथियम हैव हाई डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो उसका लो होता है, बट इसकी जो डेंसिटी है वो भी लो होती है ना। लिथियम इज लाइक थोड़ा सॉफ्ट होता है, डेंसिटी लो होती है, तो इसमें इसको स्टार बना लेते हैं। लेट्स सी और ऑप्शंस क्या कहते हैं। गैलियम एंड सीजियम आर द मेटल हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके एब्सोल्युटली, ये तो पता है इतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कि जैसे ये 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास आते हैं ना, मतलब आप अगर अपनी बॉडी के ऊपर इनको रखेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी जो लिक्विड स्टेट में हो जाते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस में हो जाते हैं। तो अभी तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमारा 1, 2, 4 करेक्ट है। थर्ड वाले में कॉन्ट्राडिक्शन आए, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? तो मुझे दिखा ये बी ऑप्शन, तो मैं गई इस बी ऑप्शन पे और मैंने इसको क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन का सेट है। अब हम आ रहे हैं हमारे 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपको इसको बैलेंस करना है। कभी भी आपके पास बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखना है बैलेंसिंग क्या होती है। ध्यान से देखो, कहीं पर अगर मैंने 2 लगाया तो मैं वहां पे 4 भी तो लगा सकती हूँ, मैं वहां पर 8 भी तो 6 भी तो लगा सकती हूँ, 8 भी तो लगा सकती हूँ। क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो जा रहा है ना। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेटर वे क्या है, आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ऑप्शन की ही वैल्यू से सॉल्व करो। देखो जैसे मैंने फर्स्ट वाला लिया, यहाँ पर लगा दिया 3, दिस इज 3Fe, ठीक, यहाँ पर Fe3 यार ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। और साथ में क्या है, दिस इज 3H2O, H2O स्टैंड फॉर हाइड्रोजन 6 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारा आना चाहिए 6 हो गया, मतलब 3 आना चाहिए, इसने लगा दिया यहाँ पर 4 है ना फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो देखो हाइड्रोजन 8 हो चुका है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं कर रहा। किसको नहीं करा अभी? हाइड्रोजन। अभी तो मैंने ऑक्सीजन देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे हाइड्रोजन पहले ही मिल गया तो मैंने हाइड्रोजन के साथ ही चली गई। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज 3, ये 3 है, ये 3 बैलेंस कर रहा है, बट ये 4 है, मतलब यहाँ पर हम 4 लगा दें। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा लें तो 4 2 जा 8, यहाँ 4 लगाया हमने, 4 2 जा 8, बैलेंस है। नाउ कम टू द ऑक्सीजन, दिस इज 4 और यहाँ पर ऑलरेडी ये 4 है, दैट इज ये ऑक्सीजन को बैलेंस करे हुए। तो ये बी वाला बैलेंस कर रहा है, लेकिन वापस क्या करना है, सी और डी को भी क्रॉस चेक करना है। दिस इज 2 पे ये कभी बैलेंस नहीं होगा, आयरन रॉन्ग हो गया। 1 पर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे Fe3 है, यहाँ 3 आना ही आना है। इसका मतलब हमें जो करेक्ट आंसर मिला है वो कौन सा मिला है, बी ऑप्शन मिला है। तो इसमें कोशिश यही करना अपने ऑप्शंस ना ऐड करके जो भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए उन्हीं की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते रहना। चलिए डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन the magnesium ribbon is burned in oxygen it change into a white powder and this powder, बिल्कुल ठीक है। कहीं पर भी रिएक्शन में बर्न आता है, कंबशन आता है, मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मेरी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही हूँ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया भाई, है ना। मतलब ऑप्शंस भी बनाने वाले क्या होता है ना, लॉजिकल ऑप्शंस बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सेफ्टी मैच बॉक्स। ओके, सेफ्टी मैच बॉक्स, माचिस। ओके, क्या जानते हैं माचिस के बारे में? सबसे पहले आपको पता है जो माचिस सबसे पहले बनी थी वो इजिप्ट में बनी थी, और जब इजिप्ट की मैच बॉक्स थी फर्स्ट वो मड की हुआ करती थी, मिट्टी की, और उसके अंदर ना ऐसे वुड वाली स्टिक्स नहीं होती थी, सिंपल फॉस्फोरस की ही लंबी सी स्टिक होती थी। और जैसे ही वो उसको बाहर निकालते थे हल्का सा रब करते थे और वो जलने लग जाती थी, और जलते जलते हैंड तक आ जाती थी, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरस यूज किया जाता था बेसिकली ये येलो फॉस्फोरस यूज किया था। येलो फॉस्फोरस जिसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमारा रूम टेम्परेचर या 23 से 25 हो गया। इसका मतलब ये तो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा। तो हमें ऐसा फॉस्फोरस चाहिए था जो मतलब एकदम से फायर कैच ना करे, गर्मी हो जाएगी तो बहुत जल्दी रखे रखे माचिस में आग लग जानी थी। एज वेल एज जब हम उस स्टिक को पकड़े तो हमारा हाथ ना चले। तो अब जो मैच बॉक्स हमारी बनाई गई वो हम कैसी बनाते हैं, वुड वाली होती है, उसके आगे पेस्ट लगा हुआ होता है। तो ये जो पेस्ट होता है ये होता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉस्फोरस है दैट इज P4। क्वेश्चन, व्हाई इट इज रेड फॉस्फोरस? बिकॉज
इसका इग्निशन टेम्परेचर 240 से 220 होता है। अब आप सोचोगे 240 220 क्या इतना इजी ऑब्टेन करना है क्या, रब करा और हो गया? यस, क्योंकि वहां पर पाउडर, ग्लास पाउडर की फॉर्म में उस पर लगाया जाता है, सिलिका लगाई जाती है जो उसको रब करने से रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर जनरेट कर देती है। तो अभी क्या हुआ, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉल कर ली। नाउ लेट्स द ऑप्शन। क्यों करते हैं? क्योंकि ये शो करता है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस वर्ड का मीनिंग बताऊं आपको क्या होता है? फॉस्फोरेसेंस वर्ड का मतलब होता है ग्लो करना, रात में ग्लो करना। जैसे ना एक बहुत बड़ा मिथ है ये, बहुत बड़ा मिथ है। जनरली आप लोगों ने सबने ही अपनी लाइफ में देखा होगा, एक स्टिकर्स होते हैं ना जो हम लोग अपनी साइकिल पे लगाते हैं, या छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी वॉल, ये जो रूफ होती है, सीलिंग जो होती है उस पे लगाते हैं, जो रात में थोड़ा सा ग्लो करते हैं। इवन इवन हाँ, रोड्स के डिवाइडर्स होते हैं, या कभी हिल स्टेशन पे जाओ तो उनके रोड्स होते हैं, उनके बाउंड्रीज पर लगे हुए होते हैं, ताकि रात को अगर वहां पर जाए तो वो ग्लो करे। ठीक है, तो दैट्स मीन ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लाइट की एब्सेंस में ग्लो करते हैं। अब हमने सबसे पहले कब देखा, अब मुझे नहीं पता, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा। पहले ना हम ऐसे स्टिकर्स हमारी वॉच में लगाया करते थे, और हम देखते थे कि वॉच में ग्लो हो रहा है नहीं, हम ना एक अंधेरा कर देते थे, डार्क कर देते थे। फिर हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते, दैट इज द मिथ कि ये रेडियम है। रेडियम कैसे हो सकता है भाई? रेडियम तो इतना पावरफुल रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, मैडम क्यूरी की डेथ हुई थी रेडियम की वजह से, है ना, वो अब हमेशा अपने पास रखती थी, मैडम क्यूरी ने सबसे पहले से डिस्कवर किया था। दैट मीन दिस इज नॉट रेडियम। ये फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है रात में ग्लो करने की। और जो फॉस्फोरस होता है ना, येलो वाला, व्हाइट वाला, वो फॉस्फोरेसेंस होता है, रेड वाला नहीं होता, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट इज अ लेस रिएक्टिव देन द वैरायटी ऑफ इट फॉस्फोरस। नो, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट। इसको हम ना होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो व्हाइट वाला, येलो वाला फॉस्फोरस, उसके कंपैरिजन में रेड वाला तो लेस रिएक्टिव ही हो गया ना। हाँ जी, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट टू अ व्हाइट फॉस्फोरस ऑन हीटिंग। यस, ये व्हाइट में नहीं होता, बट दैट इज नॉट अ रीजन कि मैच बॉक्स में यूज करेंगे, ब्लैक फॉस्फोरस में होता है जनरली। इट डज नॉट रिएक्ट विद द हैलोजन ऑन हीटिंग। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है, नहीं करा रहे हैलोजन से, हैलोजन के अलावा तो कर ही लेगा ना। बट इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो रहा है वो बी हो रहा है। देखो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये फायर ही कैच नहीं करेगा। इसका फायर कैच करने का इग्निशन टेम्परेचर कितना है? 230 240। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स में आपको पढ़ने हैं 1 और 2 स्टेटमेंट, और फिर इन ऑप्शंस को करेक्ट करना है। कहते हैं जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शन में एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बनाने के लिए। ओके ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ इस रिएक्शन को। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टरिफिकेशन, यानी ईस्टर बनाने की प्रोसेस बोलते हैं ना। तो यस, ये यूज किया जाता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड को, एब्सोल्युटली राइट। और इसका क्या यूज करते हैं ईस्टर का? ईस्टर इज लाइक स्मेल होती है इसके अंदर, और इसको यूज किया जाता है अलग अलग एसेंस बनाने में। जैसे देखा होगा आपने, एथेनॉल को विनेगर के साथ मिला देते हैं तो हमारी वो फ्रूट वाली स्मेल आ जाती है ना। बेकरी प्रोडक्ट में देखा ना, बेकरी प्रोडक्ट में टॉफी वगैरह नहीं होती, फ्रूट सी स्मेल आती है, केक्स में से सम टाइम आती है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। दिस इज द स्टेटमेंट फर्स्ट, बी सेट करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट एज अ बोथ कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेट। एब्सोल्युटली, ये ईस्टर में से क्या करता है कि एक्सेस वाटर को निकाल देता है। तो जो वाटर निकाल रहा है मतलब डिहाइड्रेटिंग कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ए वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलें आगे बढ़ लेते हैं। कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है कि कैल्सिनेशन इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ द ओर इन एब्सेंस ऑफ लिमिटेड एयर ऑफ सप्लाई, रोस्टिंग। ओके, पहले मैं आपको बता देती हूँ, आपकी दो प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एक है कैल्सिनेशन और एक है रोस्टिंग। ठीक है, दोनों में एक टर्म बहुत कॉमन है, दोनों में आपके पास ओर हो, आपके पास मिनरल हो, आपने ना उसको ना सिर्फ हीट करना है। बट कैसे पता चलेगा कि मुझे कैल्सिनेशन प्रोसेस करनी है, मुझे रोस्टिंग प्रोसेस करनी है? बहुत इजी है, जब कार्बोनेट हो तो कैल्सिनेशन करनी है, जब सल्फेट हो तो रोस्टिंग करनी है, ये बात याद रखिएगा।
तो जब कैल्सिनेशन प्रोसेस की जाती है ना तो एयर ना लिमिटेड होती है, कम एयर की सप्लाई, और जब रोस्टिंग होती है तो एक्सेस एयर। इस वजह से इसको आप लोगों को पता ही ना, जब लोग खाना रोस्ट करते हैं तो बार बार एयर सप्लाई करते रहते हैं ना, तो रोस्टिंग में एक्सेस ऑफ एयर चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। ये यही कह रहा है कि इसमें एब्सेंस या लिमिटेड एयर होगी, इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, और दिया भी है दिस इज कार्बोनेट ओर्स। ये रॉन्ग कर दिया भाई, कार्बोनेट वर्ड नहीं डालता तो हमारा बिल्कुल करेक्ट चल रहा था, क्योंकि ये क्या होता है, सल्फेट सोर होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, ऐसा कुछ ऑप्शन है बिल्कुल है, ये रहा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन in a blast furnace what is the role of limestone calcium carbonate? okay, एक प्रोसेस होती है जिसे हम स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। उस स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए लाइमस्टोन मिलाया जाता है। तो जो प्रोसेस को फास्ट करेगा उसे हम बोलते हैं फ्लक्स, है ना। जैसे नहीं, प्रोसेस फास्ट नहीं बोलो, इसको क्या बोलो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करेगा। प्रोसेस फास्ट को तो आप कैटेलिस्ट बोलते हो ना। जैसे मुझे याद आ रहा है, मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करती हूँ। ग्लास इंडस्ट्री में कभी आप गए हो, ग्लास इंडस्ट्री जहाँ पे बैंगल्स है, फ्लास्क है, जो भी सब बन रहा है, तो वहां पर जब ग्लास को मेल्ट किया जाता है तो ग्लास को मेल्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, मतलब अप्रोक्स 1700-1800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इतना ज्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तो इमेजिन करो, वो जो हमारे ग्लास के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, 10 रुपीज 20 रुपीज में मिलने वाले, क्या वो मिल पाते इतने कम पैसों में? सॉरी, नहीं मिल पाते। यानी यहाँ पर फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हुई, वो तो तभी हुई होगी ना जब मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ होगा। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, जो 1100-1700 है, मुझे इसको रिड्यूस करना है ताकि मेरा जो फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी जो मैं फ्यूल यूज कर रही हूँ वो मैं कम यूज करूँ, ताकि जो प्रोडक्ट बनकर आए उसका प्राइस कम हो। तो यहाँ पर जो यूज किया जाता है ना, वो यूज किया, हम फ्लक्स ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्यूलेट नाम का फ्लक्स ऐड करता है एलिमेंट। जैसे ही हम क्यूलेट डालते हैं तो वो ग्लास जो 1100-1700 डिग्री पर मेल्ट हो रहा था, वो सीधा 500 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि जो मेरा फ्यूल था वो उसकी अमाउंट कम हो गई, द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल कम हो गया। वही ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ी, है ना। तो इस टर्म को मैं क्या बोलूंगी, क्यूलेट को, दिस इज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स। और कहाँ 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 ये रहा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ब्लास्ट, ये यहाँ पर देखेंगे फ्लक्स हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है फ्लक्स, ये वाला हो गया आपका करेक्ट आंसर। फ्लक्स क्या करेगा, सिलिका इम्प्योरिटी को अलग कर देगा। सॉरी, इम्प्योरिटीज को जब अलग हो जाती हैं तो वो फ्लक्स है उसके अंदर ऐड हो जाए, उसे स्लैग कहते हैं। मतलब आई एम सॉरी, जब इम्प्योरिटीज होती है ना ओर में, मिनरल में, तो उन इम्प्योरिटीज को बोलते हैं गैंग। और जब इस गैंग के अंदर फ्लक्स ऐड हो जाता है तो इसको बोलते हैं स्लैग। चलिए लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट ऐड अ पीस ऑफ जिंक टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट? देखो अभी रिएक्शन लिखकर देख लो क्या जा रहा है, दिस इज Zn, दिस इज कॉपर सल्फेट, 8 बना दिया सल्फेट का, कॉपर सल्फेट, और ये बन गया जिंक सल्फेट, और क्या बन गया, कॉपर बन गया। बिल्कुल सही है भाई, रिएक्शन बन गई। रिएक्शन देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इंटेंसिफाई, ओके, ब्लू कलर तो कॉपर का होता है, बट यहाँ पे तो जिंक है तो इसका मतलब रेडिश फैमिली जाएगा। द सॉल्यूशन टर्न कलरलेस एंड अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म, ये वाला करेक्ट लग रहा है। लेकिन और नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं, नो रिएक्शंस ऑकर व्हेन अ जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। बिल्कुल नहीं, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, दैट्स मीन रॉन्ग है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, हाइड्रोजन तो बनी ही नहीं यार, पॉप साउंड कहां से आएगी? यस, हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ निकलती है, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ बनी ही नहीं। कितना कंफ्यूज कर रहे हो ऐसे ऑप्शन देके, नहीं भाई बिल्कुल रॉन्ग है। तो अब हमारे पास है ये वाले, अब इन दो में कंफ्यूज हूँ कौन सा चूज करूंगी, है ना। याद रखना कॉपर का ब्लू फैमिली का कलर होता है, लेकिन यहाँ तो ब्लू फैमिली है ही नहीं, मतलब कॉपर सल्फेट की फॉर्म से हट रहा है, यानी कलर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो कलरलेस ब्राउन, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। लुक एट दिस, है ना। तो इसको समझिए, करिए। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दैट मींस एल्यूमिना Al2O3, जिंक है, रिएक्ट विद बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल ठीक है, एम्फोटेरिक है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कास्टिक सोडा से भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब एबिलिटी है, एसिड की भी एबिलिटी है
बेस कंपाउंड भी बनाने की, प्रॉपर्टी शो करने की, तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ये एम्फोटेरिक है, बी साइड बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स आर एसिडिक बट दीज एल्यूमिनियम एंड जिंक्स आर न्यूट्रल। देखिए क्या होता है ना, जो आपके ऑक्साइड्स हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, वो बेस होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हाँ, एल्यूमिनियम और जिंक के न्यूट्रल होते हैं, लेकिन ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है बट फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया ना। ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स आर एसिडिक, मोस्ट मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो तो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला रॉन्ग है, इसलिए मैं इसकी तरफ जाऊंगी, सी वाले ऑप्शन की तरफ। इसका हाफ पार्ट करेक्ट है बट हाफ रॉन्ग था, तो हाफ को कंसीडर करेंगे। ओके, नाउ कम टू द 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एल्कलाइन। ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे बढ़ता रहेगा, मतलब ये ओनली सीक्वेंस बेसिस पर है। सीक्वेंस बेसिस में क्या बोलते हैं हम लोग, पहले मीथेन आता है, फिर एथेन आता है, फिर प्रोपेन आता है, यही होगा। द सेम सीक्वेंस इज फॉर अ मेल्टिंग पॉइंट। मतलब क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जितने कार्बन आने स्टार्ट हो जाएंगे, जितने हाइड्रोजन आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो मतलब मीथेन सबसे पहले आना चाहिए, मतलब सबसे कम मीथेन का होना चाहिए। यहाँ पर मीथेन सबसे ज्यादा एलिमिनेट करो, यहाँ सेम तो हो ही नहीं सकता, तो इन दो में से एक हो सकता है, मीथेन 1, एथेन 2, प्रोपेन 3, मतलब ये आ गया आपका बी वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अपर करते हैं स्लाइड को, हम आ गए 22 क्वेश्चन पर, तो 22, 23, 24 एक साथ आ जाएगा, आ गया नहीं आया, चलो 22 क्वेश्चन को देखते हैं। 22 क्वेश्चंस में क्या है, तो कॉमन नेम इधर है और केमिकल नेम इधर है। एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी के नाम के आगे विट्रॉयल आ जाएगा और कलर आएगा, मतलब ये किसी मेटल का सल्फेट है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ये टर्म लर्न कर लीजिएगा, ब्लू विट्रॉयल हो, व्हाइट हो एंड ग्रीन विट्रॉयल हो। तो यहाँ पर है ब्लू, ब्लू मैंने अभी बार बार बोली जा रही हूँ, कॉपर है भाई, कॉपर है एंड दिस इज 5। क्या मेरे पास इसका कोई फॉर्मूला है, अगर मतलब ऑफ कोर्स फॉर्मूला है, क्या इसका कोई केमिकल नेम है, केमिकल नेम तो होगा ही जो फॉर्मूला है। तो कॉपर सल्फेट हो गया और क्रिस्टलाइन 5H2O5 बोले तो पेंटाहाइड्रेट, बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट का ए हो गया। अब मैं देखूंगी क्या मेरे ऑप्शन में फर्स्ट का है, मुझे तो बी में मिल गया, मतलब मुझे आंसर मिल चुका है, लेकिन मैं और डिटेल कर लेती हूँ। एप्सम सॉल्ट जनरली बोलते हैं मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है उस वाले सॉल्ट को। बेकिंग सोडा सॉरी, बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और कास्टिक सोडा दिस इज NaOH। NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये तो ऐसे ऐसे मैच है और ऐसे ऐसे मैच में हमारे पास है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। 23rd पर आते हैं। 23rd क्या कहता है, एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन। एब्सोल्युटली बिल्कुल होता है, और इसका रीजन भी है। इसका रीजन यही है कि इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कीटोन की जनरली होती है। तो बी सर ये फर्स्ट वाला तो है, ये तो डन है। नेक्स्ट में करते हैं, कीटोन्स के बाद 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वही मैंने बोला था ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बिल्कुल ठीक है, दैट इज द करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जनरली क्या होता है, जब हमारी वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो वहाँ पर जनरली हम लोग इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे फर्मेंटेशन की जो रिएक्शंस होती है ना, तो फर्मेंटेशन रिएक्शन को प्योरीफाई करने के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। खैर, रिएक्शन डायरेक्ट है, और मेडिसिन इंडस्ट्री में तो उसके बहुत सारे यूजेस हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। खैर, इतने सारे की जरूरत है, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछी थी, तो मैंने आपको एडिशनल प्रॉपर्टीज बता दी, यूजेस बता दिए, है ना। अब मैं नेक्स्ट पर आती हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि वाइल रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो लेट्स सी, बात करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब है, अगर आपसे पास बोला जाता है ना ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब होता है, मैं फटाफट यहाँ पे रूल लिखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंसी क्या हो गई, पॉजिटिव। वी सेड ये स्टेटमेंट करेक्ट। फिर कहते हैं जबकि रिडक्शन, इसका वाइस वर्सा कर दो, वो आपका रिडक्शन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो वो गेन कर रहा है, तभी तो उस पर नेगेटिव वैलेंसी आई। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। रिडक्स रिएक्शन में याद रखना, जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो, या कर रहा हो, जिसका हो रहा हो बेसिकली, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो
वो रिडॉक्स एजेंट है। रिडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग में रिडॉक्स, स्वैप है ये, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि जो चला गया रिडक्शन में उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। करेक्ट, रिडक्शन में चला गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन में चला गया रिड्यूसिंग एजेंट। यस, ए करेक्ट है। आगे बढ़ लें, बिल्कुल बढ़ लेते हैं। 24 तक डन हो चुका है। आ गए हम कहाँ हम आ गए 25 में। ओके, और 25 वाली प्रोसेस को देखते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉपर द प्रोसेस ऑफ अ रोस्टिंग इज प्रिमली कहाँ गया, हाँ जी, इज यूज फॉर। ओके, जनरली आप रोस्टिंग प्रोसेस कब यूज करते हैं? आप रोस्टिंग प्रोसेस यूज करते हैं जब सल्फेट की इम्प्योरिटीज ज्यादा हो, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना हो, तब आप करेंगे रोस्टिंग। और जब इसमें कार्बोनेट टर्म होगा तो करेंगे कैल्सिनेशन, है ना, ऐसे लर्न कर लीजिएगा। कार्बोनेट का सी, कैल्सिनेशन सी, ठीक है, ऐसे कर। ये मस्त होता है, रोस्टिंग में ऐसे नहीं होता ना, बट यहाँ वेरिएशन है। हर जगह पे सेम ट्रिक्स नहीं चल सकती ना, वेरी करती ही रहेगी। खैर आगे देखते हैं। कन्वर्ट द ओर इनटू कार्बोनेट, कार्बोनेट वाला तो क्या था, कैल्सिनेशन था। कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू अ ऑक्साइड, दैट इज ट्रू। मेल्ट द, नो दैट इज ट्रू, बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी जो इन्फॉर्मेशन बताई वो डायरेक्ट अप्लाई हो रही है, बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई हो रही है। ठीक है भाई, आगे आ जाए, बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, जिसमें एनोड और कैथोड बने हुए होंगे। सबसे पहले आप रिफाइनिंग किसकी कर रहे हो? कॉपर की, है ना। कॉपर क्या है आपका? मेटल है। मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, देना, इलेक्ट्रॉन देना। मतलब जब भी आप प्योर कॉपर की बात करेंगे तो वो कैथोड पर आएगा, इम्प्योर वाला किस पर आ जाएगा? एनोड पर। इम्प्योर वाला नेगेटिव वाला आ गया ना एनोड पर, तो इम्प्योर वाला एनोड पर आएगा, प्योर वाला कैथोड पर आएगा। लो भाई, डन मारे, बिल्कुल डन मारे, हो गया डन। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, एट द लोअर पार्ट ऑफ अ फर्नेस द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक। जनरली कोक ही यूज करते हैं। और जो अपर में कूलेंट, अपर पार्ट इज लाइक कूलेंट, अदरवाइज सराउंडिंग को भी वो बर्न कर सकता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं, दैट इज ट्रू, ये फिक्स है। बेस्ट के टर्म में यूज करते हैं, और साथ में इजीली अवेलेबल भी हो, ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। और ये जो भी प्रोसेस होती है, ये जो रिडक्शन आयरन है, blast furnace is endothermic reaction. No, it is not an endothermic reaction, it is an exothermic reaction. इससे हमें हीट मिल नहीं रही है, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, राइट। तो 1 और 2 इज करेक्ट। यस, 1 और 2 वाला आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट और टू स्टेटमेंट तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको ऐसे ही लिया। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लैग इन अ ब्लास्ट फर्नेस? स्लैग बेसिकली अभी हमने क्या वर्ड यूज करा था? इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट्स को कम करने के लिए, है ना। तो देखते हैं। इट इज एक्ट एज अ फ्यूल, नो। इट प्रिवेंट द reoxidation to a molten iron by the blast of air. Yes, we can hold this, but हम आगे और देखेंगे। It provide oxygen, कहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा भाई? ये कौन सा ऑक्साइड है? रॉन्ग है। इट्स मेक द आयरन मोर ब्रिटल, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। दैट्स, देखो कुछ ऑप्शंस कैसे होते हैं जिनको पढ़ने पे हमें चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने आपको स्लैग को पैर में पहले बता ही दिया था, तो दैट मीन वहां से अब आपको ये क्रैक करना इजी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 29। टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे? 30 क्वेश्चन थे, और ये है हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन। इसमें कहता है द स्टेटमेंट एनाल्जेसिक्स रिड्यूस पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, कैन से, है ना, अनकॉन्शियस हो जाते हो तो फिर तो आपको पेन का पता ही नहीं चलेगा, तो वी कैन से यस, ऐसा है। तभी होता है ना वो क्या बोलते हैं, एनेस्थीसिया जनरली वर्ड यूज किया जाता है ना, तो वी से ठीक है। फिर नेक्स्ट कहते हैं एस्प्रीन एक्ट एज अ बोथ। हाँ, एस्प्रीन जनरली यूज करती है एंड एंटीबायोटिक जो फीवर को रिड्यूस करती है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्टी, यूजफुली यूजफुल फॉर अ हार्ट अटैक, प्रिवेंट। यस, देखिए बेसिकली ना, अगर मैं थोड़ा सा एस्प्रीन के बारे में बताऊं, तो एस्प्रीन टैबलेट जो हो गई उसके अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। जो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस, बट दैट डिपेंड्स ऑन लाइक रिक्वायरमेंट के अंदर। मान लो कि जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया है कि इट्स लाइक बहुत ज्यादा क्लॉट कर रहा है और हमें इंस्टेंट वे में चाहिए, तो वहां पर ये रैपिडली इफेक्ट दिखाएगा, है ना। अदरवाइज अगर नॉर्मल लेंगे तो क्या होगा? इट इज डेंजरस फॉर अस, हमारे ब्लड को पतला करने का, जिससे हमारे हार्ट पर, ब्रेन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वी सेड यस, द मेडिसिन नॉलेज, वी सेड दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है ना। ओके,
नेक्स्ट पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज एज द क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव। जब भी आपको क्लास सेकंड की बात करनी हो तो उसमें सोडियम आता है, ठीक है, सोडियम आता है, सॉरी पोटेशियम आता है, ठीक है। यहाँ पर कहता है विनेगर, विनेगर के अंदर क्या है, विनेगर के अंदर तो एस्कॉर्बिक एसिड है। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, सोडियम मिल गया, दिस इज सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी एक बार आगे चलेंगे, दिस इज केन शुगर, केन शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दैट्स मीन हमारे पास जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा वाला हो गया, सी वाला। तो ये थे वो 30 क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने आपको बोला था कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे ही मैंने आपको ये कराया है, आपने देखा मैंने एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के साथ कराया, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जब भी आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो इसी तरह से करें। ये नहीं है कि जो ऑप्शन मुझे करेक्ट है यानी जो मुझे पता चल चुका है मैं सिर्फ उसी को फॉलो करूंगी, नहीं, और जो ऑप्शन है हमें उसकी भी डिटेल में जाना चाहिए, और यही नहीं, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी रिकॉल कर लेनी चाहिए। भले ही क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछे, आई एम सेइंग ये जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉट इन एग्जाम, है ना, तो प्रैक्टिस करें तो सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको रिकॉल बहुत जल्दी हो रहे होंगे। ये क्वेश्चंस के सेट से आपको ये तो पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं जो मैंने आपको भी बोला था कि कुछ टॉपिक्स हमारे क्या होते हैं, रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं, बार बार उन्हीं के बारे में क्वेश्चंस होता है। एंड पता है यूनिकनेस क्या है, यूनिकनेस ये है कि एक ही इक्वेशन है और उसके मोर देन 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। दैट्स मीन यहाँ पर आपका बेसिक कंसेप्ट नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है और सिर्फ इक्वेशन लर्न कर ली तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने डायरेक्ट नहीं होते, समटाइम क्वेश्चन को थोड़ा सा लूप करके, थोड़ा सा कंफ्यूज करके क्रिएट किया जाता है। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चंस करो तो बेसिक नॉलेज के साथ करो। तो होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि कैसे हमने डिटेल में जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अदरवाइज अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना विदाउट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर, तो शायद ही आपको 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। हम लेकर आएंगे और टेस्ट के और क्वेश्चंस और सेट्स जिनको हम लोग ऐसे ही टाइम के टाइम पर आपके साथ में डिस्कस करते रहेंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।